नमस्कार आप सबको। मैं डॉक्टर रितेश भारद्वाज, श्यामलाल कॉलेज सांधे राजनीति विज्ञान विभाग में राजनीति विज्ञान पढ़ाता हूँ। आई एम डॉक्टर रितेश भारद्वाज, टीचिंग पॉलिटिकल साइंस इन द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एट श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड यू ऑल आर वेलकम एट CEC गुरुकुल लाइव। आप सभी का CEC गुरुकुल में स्वागत है। आज जिस विषय के लिए हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं वो मूलतः BA प्रोग्राम CBCS के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल थ्योरी का सिलेबस है, जिसका कंप्लीट नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। इसका एक फर्स्ट पार्ट है राजनीतिक सिद्धांत क्या है और हम इसका अध्ययन क्यों करते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई वी स्टडी इट। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की यदि शब्द उत्पत्ति को देखा जाए तो राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में हम पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, और थ्योरी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द थ्योरिया से हुई है, जिसका अर्थ है एक ऐसी मानसिक दृष्टि जो किसी भी वस्तु के अस्तित्व या किसी भी विचार के अस्तित्व और उसके कारणों को प्रकट करती है। केवल किसी भी सिद्धांत का या किसी भी विचार या अवधारणा का वर्णन या उसके लक्ष्य के बारे में कोई विचार या सुझाव देना ही सिद्धांत नहीं कहलाता। सिद्धांत के अंदर किसी भी विचारक की उस प्रस्तुत विषय के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी, उसकी सोच, उसकी समझ और उसका अनुभव और इतिहास बोध भी शामिल होता है। इसमें तथ्यों का वर्णन, उसकी व्याख्या, लेखक का इतिहास बोध, उसकी मान्यता और लक्ष्य, बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जिनको ध्यान में रखकर उस विचारक ने किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और देखिए, सभी राजनीतिक चिंतकों पे यदि आप देखें, चाहे प्लेटो की बात करूं, अरिस्टो की बात करूं, हॉब्स की बात करूं, लॉक की बात करूं या कार्ल मार्क्स की बात करूं, सभी राजनीतिक चिंतकों ने अपने अपने तरह से, अपने अपने ढंग से राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित किया। मसलन उदाहरण के तौर पर एंड्रयू हेकर का कहना है कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब हम राजनीतिक सिद्धांत के अंदर तथ्यों की बात करते हैं तो उससे हमारा अभिप्राय वैज्ञानिक तथ्यों से होता है, उन बातों से, उन विचारों से जिसका सत्यापन, वेरिफिकेशन किया जा सकता है, जिसका वैज्ञानिक अनुभव किया जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है। यानी राजनीतिक सिद्धांत के अंदर वे सभी विचार जिसको वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सके, जो तथ्यों पर आधारित हो, जिसे अनुभव में महसूस किया जा सके, उसे हम तथ्य कहते हैं। और मूल्यों का मतलब होता है वे विचार जिसका वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर या वैज्ञानिकता के आधार पर, अनुभव के आधार पर अनुमान या अनुभव उसको नहीं किया जा सकता, और ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते। कहने का मतलब है कि राजनीतिक सिद्धांत के अंदर तथ्य और मूल्य दोनों समाहित होते हैं, यानी राजनीति विज्ञान और राजनीतिक दर्शन दोनों समाहित होते हैं। इसलिए तथ्य और मूल्यों को लेकर के आप कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा अपने माइंड में, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि एंड्रयू हेकर का कहना था कि राजनीतिक सिद्धांत में तथ्य और मूल्य दोनों समाहित होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक होते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हर राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री एक वैज्ञानिक होने के नाते तथ्यों को ध्यान में रखता है और एक राजनीतिक दार्शनिक होने के नाते वह मूल्यों को ध्यान में रखते हुए तथ्य और सामग्रियों को इकट्ठा करता है तथा दार्शनिक के रूप में वह किसी खास मूल्यों और लक्ष्यों का प्रतिपादन भी करता है। देखिए, जॉर्ज कैटलिन की अगर बात करूं, जॉर्ज कैटलिन एक विचारक हुए राजनीतिक सिद्धांत में। उन्होंने राजनीति को 3 वर्गों में विभाजित किया। ही हैज कैटेगराइज्ड द पॉलिटिक्स इनटू 3 कैटेगरी। 1, पहला उनका कहना था कि राजनीति एक व्यवहारिक कला है, एक व्यवहार की कला है, इट इज अ आर्ट ऑफ प्रैक्टिस। नंबर 2, ये राज दर्शन है, यानी राजनीतिक दर्शन है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। और तीसरा, यह राजनीति विज्ञान भी है। यानी राजनीति को 3 तरह से देखा जा सकता है। राजनीति एक व्यवहारिक कला के रूप में, राजनीति एक राजनीतिक दर्शन के रूप में, और राजनीति एक विज्ञान के रूप में। इसके उपरांत एक बहुत महत्वपूर्ण थिंकर है जिनका नाम है डेविड हेल्ड। देखिए, डेविड हेल्ड का कहना था कि यह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, इसको ध्यान में रखिएगा। डेविड हेल्ड ने राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन से संबंधित अवधारणाओं और व्यापक अनुमानों का एक ऐसा ताना बाना है जिसमें शासन, राज्य, समाज की प्रकृति,
लक्ष्य और मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण शामिल होता है। मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कि डेविड हेल का कहना था कि राजनीति जीवन से संबंधित, देखिए राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन से संबंधित बहुत सी अवधारणाएं होती है, जैसे समानता क्या है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता क्या है, अधिकार क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य क्या है, इन सभी अवधारणाओं और बहुत से हमारे व्यापक अनुमान होते हैं राजनीति के बारे में कि भाई ये समानता का सही अर्थ है, ये नकारात्मक समानता है, ये सकारात्मक समानता है। तो हमारी बहुत सी राजनैतिक अवधारणाओं और उन अवधारणाओं से संबंधित जो व्यापक अनुमान है उसका एक ऐसा ताना बाना है जिसमें हम शासन के बारे में, राज्य के बारे में, राज्य की प्रकृति के बारे में, समाज की प्रकृति के बारे में, राज्य और समाज के लक्ष्यों के बारे में, राज्य और समाज में क्या अंतर होता है उसके बारे में, राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, उनके आपसी संबंधों के बारे में, और इसके साथ ही मनुष्य की राजनीतिक क्षमताओं का विवरण भी राजनीतिक सिद्धांत में शामिल किया जाता है। देखिए इससे आगे अगर मैं थोड़ा बात चलूं कि राजनीतिक सिद्धांत के कार्य कौन कौन से होते हैं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत के 3 मुख्य कार्य होते हैं। पहला वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्राइब करना, समालोचना क्रिटिसिज्म एंड और पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन। राजनीतिक सिद्धांत के देखिए किसी भी विचारक के 3 महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। किसी भी प्रस्तुत सिद्धांत की या प्रस्तुत सिद्धांत का वर्णन करना, उसके उपरांत उसकी आलोचना देखना, उसको आलोचना को प्रस्तुत करना, और उसके बाद उस आलोचना के उपरांत एक बेहतरीन व्यवस्था क्या हो सकती है। यानी कि आपने किसी समस्या को लेकर के वर्णन किया, उसकी आलोचना की, और उसकी आलोचना के उपरांत एक आदर्श स्थिति क्या हो सकती है उसका पुनर्निर्माण भी राजनीतिक सिद्धांत में दिया जाता है। इसलिए जैसे अगर देखा जाए तो वर्णन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आता है, जबकि समालोचना और पुनर्निर्माण यानी क्रिटिसिज्म, उस कॉन्सेप्ट का क्रिटिसिज्म और उसका रिकंस्ट्रक्शन राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी के क्षेत्र में आता है। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक विज्ञान अर्थात तथ्य, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप पुस्तक में तथ्य के बारे में पढ़े मतलब राजनीतिक विज्ञान, और मूल्यों की बात करें तो मतलब राजनीतिक दर्शन। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के अंदर राजनीतिक विज्ञान अर्थात तथ्य एवं वैज्ञानिकता और राजनीतिक दर्शन अर्थात मूल्य और नैतिकता दोनों का समावेश होता है। कुछ विद्वान राजनीतिक सिद्धांत को राजनीति विज्ञान का अध्ययन मानते हैं और राजनीतिक दर्शन की उपेक्षा करते हैं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत के यदि क्षेत्र को मैं देखूं कि राजनीतिक सिद्धांत का स्कोप क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका नेचर क्या है, तो इसको हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। यानी किस प्रकार राजनीतिक सिद्धांत का विकास हुआ अतीत से लेकर वर्तमान समय तक। यदि वर्तमान समय में जाऊं, पहले अतीत से हम लोग प्रारंभ करें तो पहला राजनीतिक सिद्धांत का जो क्षेत्र है या प्रकृति है वो हमें दिखाई देती है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी, और वी कैन से इट लाइक अ क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत। कुछ पुस्तकों में परंपरागत शब्द का इस्तेमाल होता है, कहीं पे शास्त्रीय होता है, तो आप इस पे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत एक प्रकृति है। दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, जिसका जन्म परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। दूसरा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यानी मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, और तीसरा समकालीन राजनीतिक सिद्धांत यानी कंटेम्पररी पॉलिटिकल थ्योरी। देखिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की यदि हम बात करें यानी प्राचीन राजनीतिक सिद्धांत की बात करें या शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत की बात करें, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत प्राचीन यूनानी सभ्यता में प्लेटो और अरस्तु, प्लेटो एंड एरिस्टोटल की राइटिंग्स में उभरा और 20वीं शताब्दी के अंत तक के लगभग जारी रहा। इसी के संदर्भ में देखिए शेल्डन वॉलेन एक थिंकर हुए, उनका कहना था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के यदि हम प्रमुख आधारों की बात करें तो इसके कई आधार हमें दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहली जो इसकी विशेषता दिखाई देती है कि इसमें जनता की समस्याओं को हल करने की कोशिश की जाती है। इसमें जनता की समस्याओं के लिए बुद्धि संगत संघर्ष और आदर्शात्मक शासन स्थापित करने पर बल दिया जाता है, और परंपरागत लेखकों की रचनाओं में हमें उनके युग की समस्याओं का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है। गौर कीजिएगा,
जितने भी परंपरागत लेखक हैं, चाहे प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, या फिर हॉब्स है, या जॉन लॉक है, या जीएस मिल ही क्यों ना हो। जीएस मिल आधुनिक लेखकों की गिनती में आते हैं। देखिए, परंपरागत लेखकों की रचनाओं में हमें उनके युग की समस्याओं का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिलता है, और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने अपने ढंग से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश की है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, प्लेटो ने प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में राजनीतिक स्वार्थ और कला का जो एक वातावरण मौजूद था, उससे कैसे छुटकारा मिले और एक आदर्श राज्य और एक न्याय की स्थापना किस तरीके से राज्य में की जा सके, इसके लिए आपको याद होगा प्लेटो ने एक बुक लिखा था द रिपब्लिक। उस पुस्तक के अंदर उसने आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी के साथ उसका कहना था कि किस प्रकार से एक राज्य में आदर्श राज्य को स्थापित किया जाए, इसकी कल्पना करते हुए प्लेटो ने मानव के 3 सद्गुणों की पहचान करते हुए, यानी साहस, संयम और शुद्धा, इसको यूं पढ़ा जाए तो बेहतर होगा, संयम, साहस और शुद्धा, यानी उसने मानव के 3 सद्गुणों की, 3 वर्च्यूज की पहचान करते हुए मानव को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया और कहा कि संयम तत्व की प्रधानता दार्शनिक राजा में होती है और साहस तत्व की प्रधानता सैनिक वर्ग में होती है, और वह वर्ग जो हमारे शुद्धा यानी हमारे भूख को शांत करता है वह किसान वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग होता है। तो उसका कहना था कि देखिए, आदर्श राज्य के अंदर यदि ये तीनों वर्ग, दार्शनिक शासक यानी राजा, सैनिक और श्रमिक या किसान, यदि अपने अपने किए गए नियत कार्यों को करेंगे और एक दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथकीकरण और अपने अपने लिए निर्धारित किए गए राज्य में जो उनके लिए कार्य निर्धारित किया गया है, जब वो उसको करेंगे और एक दूसरे के कामों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब जाके सही मायने में एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। ठीक इसी प्रकार निकोलो मैकियावेली, जो कि एक पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक है, उसने तत्कालीन इटली की राजनीतिक व्यवस्था से आहत होकर, चूंकि उस समय इटली में बहुत ज़्यादा आंतरिक उपद्रव हुआ करता था मैकियावेली के टाइम पर, तो उसने अपने समय में जो व्यवस्था थी उससे आहत होकर निरंकुश शासन के सिद्धांत का समर्थन किया। और हॉब्स ने इंग्लैंड में 17वीं सदी में बड़ी अशांति और राजनीतिक हलचलों का दौर देखा था। मैं थॉमस हॉब्स की बात कर रहा हूँ। इसलिए उसने एक निरंकुश राजतंत्र, एब्सोल्यूट मोनार्की का समर्थन किया। तो वहीं संत अगस्टाइन ने मध्य यूरोपियन समाज में एक ईश्वरीय नगर की वकालत की थी। देखिए, परंपरागत रचनाओं में हमें दार्शनिक और नैतिक तत्वों की भरमार दिखाई देती है। मैं दूसरी विशेषता की बात कर रहा हूं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में जो दूसरी विशेषता है, उसमें हमें दार्शनिक और नैतिक तत्वों की बहुत भरमाई दिखाई देती है। अधिक संख्या में नैतिक और आदर्श तत्व हमें दिखाई देते हैं। जैसे प्लेटो और अरस्तु ने राज्य और कानून को मनुष्य के नैतिक स्वभाव की उपज माना, वहीं मध्य युग में जब ईसाई मजहब राजधर्म के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, तब राज्य और चर्च के आपसी रिश्तों को लेकर एक भीषण विवाद चल पड़ा, और यही विवाद मध्य युगीन यूरोपीय विचारधारा, मेडिवल यूरोपियन आइडियोलॉजी का प्रमुख विषय बन गया। आप यदि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ेंगे तो आपको उसमें एक सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी ऑफ 2 सॉर्ड्स, 2 तलवारों का सिद्धांत। उसका मतलब ही ये था कि मध्य युगीन यूरोपीय विचारधारा के अंदर 2 वर्ग हो गए थे। एक वो जो चाहते थे कि धर्म यानी चर्च का राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप बना रहे, और दूसरा राजा शासक जो चाहता था कि राजनीतिक मामलों में धर्म अधिकारियों का, चर्च का, पोप के अधिकारियों का कोई हस्तक्षेप ना रहे। इसलिए इसे 2 सॉर्ड्स और थ्योरी ऑफ 2 सॉर्ड्स यानी 2 तलवारों का सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के परस्पर विरोधी थे और दोनों ही चाहते थे कि एक दूसरे पर अपना वर्चस्व बनाया जा सके। और देखिए, इसी दौरान वो विचारक जिन्होंने चर्च का यानी धर्म का समर्थन किया और कहा कि राज्य को, विचारकों ने जो चर्च का समर्थन किया था उसमें उनका कहना था कि देखिए, वो विचारक जिनका कहना था कि चर्च यानी धर्म अधिकारी सर्वोपरि है, उसमें सेंट
थॉमस एक्विनस ने अपना लक्ष्य ईश्वरीय राज्य की स्थापना बतलाया, तो वहीं दूसरी ओर विलियम ऑफ ऑकम ऐसे विचारक थे जिन्होंने कहा था कि राजनीतिक सत्ता को धर्म संघ से ऊंचा माना जाना चाहिए। संक्षेप में, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में हमें दर्शन और नैतिकता का प्रभाव देखने को मिलता है, और मध्य यूरोपियन विचारधारा में हमें दो तलवारों के सिद्धांत के अंदर चर्च और राज्य का आपसी द्वंद्व भी दिखाई देता है। इसके आगे बढ़ते हैं तीसरी विशेषता की तरफ। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत या परंपरागत राजनीतिक चिंतन जो कि दर्शन और मजहब पे प्रभावित था। ध्यान से सुनिएगा, चूंकि परंपरागत चिंतन दर्शन और मजहब या मजहबी मान्यता से प्रभावित था, इसलिए इसे निगमनात्मक डिडक्टिव भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, परंपरागत लेखकों ने वैज्ञानिक विधियों का उपयोग नहीं किया और उन्होंने मानकीय उपगम के साथ, यानी मानकीय उपगम और निगमनात्मक उपगम, ये दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची है। इसे नॉर्मेटिव अप्रोच और डिडक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है। उन्होंने मानकीय उपगम और निगमनात्मक उपगम का सहारा लिया। यहाँ पर यह बताना बहुत ज़रूरी होगा कि कई ऐसे परंपरागत लेखक भी रहे हैं जिन्होंने मानकीय उपगम के साथ साथ अनुभाविक उपगम यानी एम्पिरिकल अप्रोच को भी अपनाया और मानकीय उपगम नॉर्मेटिव अप्रोच को भी अपनाया। यानी नॉर्मेटिव और एम्पिरिकल, मानकीय और अनुभाविक दोनों उपगम को अपनाया और अपने विचारों को तथ्यों और आंकड़ों पर स्थापित करते हुए उनका विधिवत विश्लेषण किया। जैसे आपको याद होगा कि अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का, यानी 158 नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया था। आप इसे यूं मान सकते हैं, मानकीय उपगम को एक सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं, जैसे एक चित्रकार किसी चित्र को बनाते वक्त एक इमेज, एक कल्पना करता है, चित्र की प्रकृति की कल्पना करता है, और उस कल्पना के आधार पर वो पहाड़ों को, नदियों को, झरनाओं को, वृक्षों को, प्राकृतिक सौंदर्य को अपनी उस चित्रकला के माध्यम से एक कागज पर उकेरने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरीके से मजहब और धर्म से प्रभावित होते हुए बहुत से परंपरागत चिंतकों ने भी कल्पना की और मानकीय उपगम पर आधारित बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत। इसी तरीके से और कई सारे सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे परंपरागत उपगम में। अगली विशेषता की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में हमें व्यवस्था, संतुलन, साम्य और सामंजस्य, सिस्टम, बैलेंस, इक्वालिटी और कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन भी देखने को मिलता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के जितने भी विचारक हुए हैं, उन्होंने अपने तत्कालीन समय में जो भी राजनीतिक संघर्ष थे, सामाजिक संघर्ष थे, जो अराजकता का माहौल था, अस्थिरता का माहौल था, बहुत सारी क्रांतियां भी तत्कालीन समय में हुई, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ा और इसके विश्लेषण की इकाई सूक्ष्म ना होकर बृहद स्तर पर राज्य हुआ करती थी उनके समक्ष। अगली विशेषता की तरफ बढ़े यदि हम परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की, तो देखिए अगली विशेषता इसमें यह है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में तुलनात्मक अध्ययनों पर बहुत बल दिया जाता था। यही कारण है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत ने बहुत से राजनीतिक स्वरूपों का भी वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जैसे राजतंत्र, व्हाट इज मोनार्की, अभिजात तंत्र, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और लोकतंत्र के बहुत से रूपांतरण और इसके विभिन्न स्वरूप। यानी हमें परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में यह भी देखने को मिलता है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विचारकों ने राजनीतिक अध्ययनों पर तुलनात्मक दृष्टिकोण से बहुत बल दिया और राजनीतिक संस्थाओं का बहुत सारा, संस्थाओं और उनके स्वरूपों का बहुत सारा वर्गीकरण भी हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और कानून, नागरिकता को लेकर, न्यायशीलता को लेकर, सहभागिता और भागीदार जैसी संकल्पनाओं को लेकर भी बहुत से विचार प्रस्तुत किए, ताकि उनके बीच में समानता और असमानताओं यानी जो भेद है उसकी व्याख्या की जा सके, उसे तर्क संगत तरीके से, दार्शनिक दृष्टिकोण से उसको प्रस्तुत किया जा सके।
इसके साथ ही एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आप पे डिस्कस करना चाहूँगा, देखिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की भी हमें दो धाराएं देखने को मिलती हैं। याद रखिएगा, पहली वो धारा जो राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के रूप में, हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, इतिहास के रूप में चित्रित करती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता, अपितु वे विकसित होती हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसे हम राजनीतिक सिद्धांत का ऐतिहासिक उपागम भी कहते हैं। इसमें सभी परंपरागत राजनीतिक चिंतकों ने राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के संदर्भ में जानने की कोशिश करी और उनका कहना था कि देखिए, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं जो आज हमें दिखाई देती है, चाहे वो न्यायपालिका हो, जुडिशरी हो, विधानमंडल हो, लेजिस्लेचर हो, या व्यवस्थापिका हो, या कार्यपालिका हो, ये एकदम विकसित नहीं हुए, बल्कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इनका विकास हुआ है। इसलिए उनका कहना था कि राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण नहीं होता, अपितु बल्कि ये विकसित होती है। और वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में इतिहास की उपज है। और जॉर्ज एच सेबाइन, याद रखिएगा, जॉर्ज एच सेबाइन को इसका मुख्य प्रवक्ता कहा जाता है। और इनके वास्तविक रूप, इन सभी विचारकों का कहना था कि देखिए, यदि आप राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के संदर्भ में, in the context of history, if we all would like to know about the political theory in the context of history, then we have to keep three things in our mind. किस समय में वो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, किस परिस्थितियों में उस सिद्धांत का पुनर्गठन किया गया, और किस स्थान पर उसका जन्म हुआ, यानी टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस। इन तीन चीजों को ध्यान में हमें रखना चाहिए। इनका कहना था कि यदि हमारे निष्कर्ष किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में जो हमारा कंक्लूजन है, यदि वो ऐतिहासिक विश्लेषण पर, इफ इट इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल एनालिसिस, देन वी ऑल विल ऑलवेज बी अनसर्टेन। तब हम सभी अनिश्चित रहेंगे, निश्चित तौर पे हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में वो विचारक जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण में किया, उसमें एरिस्टोटल, अरस्तु, निकोलो मैकियावेली, हीगल, मील, पोलाक, सीले, गिलक्राइस्ट, फ्रीमैन और मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वानों ने किया है। और यहां पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, आपने कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत पढ़ा होगा। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज के उद्भव और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में इन द कंटेक्स्ट ऑफ origin of capitalism or in the context of materialistic interpretation of history, यानी पूंजीवादी समाज के उद्भव और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में ऐतिहासिक उपागम को ही अपनाया है। और ऐतिहासिक उपागम के प्रमुख प्रवक्ता, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले, जॉर्ज एच सेबाइन है। और सेबाइन का कहना था कि किसी भी राजनीतिक सिद्धांत का जन्म एक सुनिश्चित परिस्थितियों के संदर्भ में होता है। इसलिए उसे समझने के लिए हमें उस स्थान जहां उस घटना का जन्म हुआ है, उस समय जब ये घटना घटित हुई, और उन परिस्थितियों में जब ये घटना फलीभूत हुई, उसका पुनर्गठन करके उसको समझना और जानना बहुत आवश्यक है। तो दूसरी, अगर आप देखें, जो दूसरी धारा की मैं बात कर रहा था, तो देखिए, दूसरी धारा जो राजनीतिक सिद्धांत की दूसरी धारा है, वो वास्तव में राजनीतिक सिद्धांत को राजनीतिक दर्शन के रूप में व्यक्त करती है। और राजनीतिक दर्शन के रूप में जब व्यक्त करती है, तो इसमें हमें लियो स्ट्रॉस इसके प्रमुख प्रवक्ता के रूप में दिखाई देते हैं। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य धारा राजनीति को राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल फिलॉसफी और वैल्यूज यानी मूल्यों के संदर्भ में व्यक्त करती है। और लियो स्ट्रॉस का कहना था कि राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के रूप में राजनीतिक विषयों को या फिर अच्छी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को वास्तविक रूप से जानने का एक प्रयास है। मैं इसे सरल भाषा में भी अभी आपको बताने वाला हूं। राजनीतिक सिद्धांत एक दर्शन है, क्योंकि यह सिर्फ विश्व की प्रकृति को जानने की ही कोशिश नहीं करता, बल्कि यह भी स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि विषय वस्तु प्रस्तुता अपना अस्तित्व क्यों रखते हैं।
परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य धारा में हमने अभी राजनीतिक दर्शन की बात की कि किस प्रकार से इसकी हमें दो धाराएं दिखाई देती हैं। एक धारा जो राजनीतिक सिद्धांत को इतिहास के रूप में दिखाती है, यानी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करती है, और दूसरी धारा जो राजनीतिक सिद्धांत को दर्शन के रूप में प्रस्तुत करती है, जिसके मुख्य प्रवक्ता लियो स्ट्रॉस रहे हैं। देखिए, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के बारे में जानने के पश्चात, इसकी विशेषताओं को जानने के पश्चात, हम लोग आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जिसे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सर्वाधिक योगदान अनुभाविक पद्धतियों का, इसे एम्पिरिकल अप्रोच कहा जाता है, एम्पिरिकल मेथड कहा जाता है। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सर्वाधिक योगदान, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सबसे बड़ा योगदान जो रहा है वो एम्पिरिकल मेथड्स का रहा है, अनुभाविक पद्धतियों का रहा है, अनुभाविक उपागम का रहा है। मैं बहुत सारे पर्यायवाची इसलिए आपको इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कहीं पर आपको कुछ मिलेगा, कहीं पे आपको कुछ मिलेगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो जितने भी आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विचारक थे, देखिए, उन सभी का कहना था कि यदि हम इसके विकास की तरफ गौर करें तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत का जो उद्भव है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात हुआ, और परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के प्रतिक्रिया स्वरूप ये फलीभूत हुआ। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो विचारक हैं, उन सभी का कहना था कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत इतिहास पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है, उसमें वैज्ञानिकता का अभाव है, उसको ऑब्जर्व, उसका सत्यापन नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत निर्माण की उपेक्षा करता है, और इसी कारण परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के वर्तमान में कोई भी महत्व नहीं रह गया है। इसी को कहा गया कि राजनीतिक सिद्धांत लगभग मृत हो चुका है। पॉलिटिकल थ्योरी इज नाउ डेड, पर ऐसा नहीं है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतवेताओं में डेविड ईस्टन, चार्ल्स मैरियम, बर्नार्ड क्रिक और हैरोल्ड लॉसवेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके अलावा भी और बहुत सारे कई विचारक हैं जिन्होंने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अपना योगदान दिया है। देखिए, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विकास में सबसे बड़ा योगदान एम्पिरिकल, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, एम्पिरिकल मेथड्स का रहा है, जिसका आग्रह था, जिसका मानना था कि राजनीति को पढ़ते समय हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, और राजनीति के क्षेत्र में अब तथ्यों और साक्ष्यों पर, यानी एविडेंस पर बहुत जोर दिया जाने लगा। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, कंप्यूटर जैसे अन्य शास्त्रों से भी खुलकर सहायता ली जाने लगी। अनुभाविक पद्धति और समाजशास्त्र के बढ़ते प्रभाव की वजह से ही हमें राजनीतिक विद्वानों ने शक्ति, प्रभाव, सत्ता और राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक विकास जैसी अवधारणाओं को विकसित किया।